अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। प्यारे बच्चों, आप लोगों का इस्तकबाल है अक्सीर एकेडमी पर। और हम लोग तैयारी कर रहे हैं एक और नए चैप्टर की, जिसको कहा जाता है फूलदार पौधों की इल्म तशरीह, जो बाब नंबर 6 है, जिसको कहा जाता है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो आज हम एक नया सबक की शुरुआत कर रहे हैं, जिसका नाम है फूलदार पौधों की इल्म तशरीह, या उसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ना बच्चों, हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट देखे, जो हमने पहले सबक नंबर 2 में देखा, फिर उसके बाद 3 में देखा, फिर उसके बाद हमने 5 में देखा, अब हम छठा नंबर। तो इसमें बेसिक जो हमारी बातें चल रही है वो सारी की सारी प्लांट्स को लेकर चल रही है, वो सारी की सारी दरख्तों को लेकर चल रही है। ठीक है, तो मेजरली हम हमारा दरख्तों वाला, प्लांट वाला, बॉटनी वाला चैप्टर्स मैक्सिमम कंप्लीट कर रहे हैं, ताकि हम दोनों को बैलेंस कर सकें। ठीक है ना। आज हम जब शुरुआत कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात कि अगर हम बड़े जानदारों की अगर बात करते हैं, जितने भी जानदार होते हैं जो बड़े बड़े होते हैं, तो उनकी जब हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अगर करेंगे, या अगर हम उनको अलग अलग ग्रुप के अंदर अगर डिवाइड करेंगे, तो उनके अंदर क्या होगी, बैरूनी साख्तें होगी। वो बैरूनी साख्तें क्या होती है, जिनको हम आसानी से आंखों से देख सकते हैं। तो बड़े जानदारों के अंदर क्या होता है, बैरूनी साख्तें होती हैं, जिनके अंदर हमको यकसानियत और तगय्युरात। यकसानियत का मतलब क्या हो गया, यकसानियत का मतलब हो गया सिमिलैरिटीज। यकसानियत का मतलब क्या हो गया, सिमिलैरिटीज। और तगय्युरात का मतलब हो गया वेरिएशंस, या इसी को आमतौर में हम क्या कहते हैं, डिफरेंसेस। क्या कहते हैं इसको हम, डिफरेंसेस। तो बड़े जानदारों के अंदर जो बैरूनी ज़ाब्ते होती है, उसके अंदर यकसानियत, तगय्युरात हम आसानी से देख ले सकते हैं, और उनकी मुशाहिदे की बुनियाद पर हम उनको डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग ग्रुप में रख सकते हैं। लेकिन जब अंदरूनी साख्त की बात आती है, अंदरूनी साख्त मुताल्लिक़ की बात आती है, तब हम उसको देखते हैं। तो अंदरूनी मुताल्लिक़ के साथ जब हम करते हैं, तो वहां पर भी हमको क्या देखने को मिलता है, मुशाबिहत देखने को मिलती है। वहां भी हमको क्या देखने को मिलता है, इख्तिलाफात देखने को मिलता है। मीन्स वहां पर भी हमको सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है, और वहां पर भी हमको क्या देखने को मिलता है, वेरिएशन देखने को मिलता है, डिफरेंस देखने को मिलता है, फर्क देखने को मिलता है। तो बैरूनी भी और अंदरूनी भी जब हम बात करते हैं, तो इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली क्या करेंगे, इस चैप्टर के अंदर, इस बाब के अंदर हम आला पौधों की यानी जो हाइयर जो प्लांट्स है, उनकी अंदरूनी शक्लियात, इसकी बात कर रहे हैं, उनकी अंदरूनी शक्लियात। अंदरूनी शक्लियात का मतलब क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर्स। और दूसरा उनकी फेलियात, यानी उनके इंटरनल फंक्शंस। तो दो चीजों की हम इस पूरे सबक में बात करने वाले हैं, कि उनके अंदरूनी शक्लियात कैसी है, अंदरूनी स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, और अंदरूनी फेलियात यानी जो फंक्शन है वो कैसे है, और इसकी तरतीब कैसा है, इनके स्ट्रक्चर, फिर इनके जो फेलियात है, जो फंक्शंस है, उसकी तरतीब किस तरह से, उसकी हम बात करेंगे। और जब हम अंदरूनी शक्लियात, अंदरूनी फंक्शंस की बात करते हैं, तब उस अंदरूनी साख्त के मुताल्लिक़ को हम कहते हैं एनाटॉमी। इस अंदरूनी साख्त के मुताल्लिक़ को हम क्या कहते हैं, एनाटॉमी। तो हमेशा याद रखिए कि दो चीजें होती है, एक होती है एनाटॉमी, एक होती है मॉर्फोलॉजी, एक होती है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में हम ये देखते हैं कि उनके जिस्म के अंदर होने वाले सारे फंक्शन किस तरह से अंजाम दिए जा रहे हैं। एनाटॉमी में हम ये देखते हैं कि वो जो शक्ल है, वो जो स्ट्रक्चर है, जो अंदर है, और वो किस तरह काम कर रही है। मॉर्फोलॉजी में हम आमतौर पे बाहर की साख्तों की बात करते हैं कि वो किस तरह की है, या हम उनके इंटरनल स्ट्रक्चर्स में किस तरह की साख्तें मौजूद होती है, उसकी आज बात करते हैं। तो बैरूनी साख्त, वो भी यकसानियत, उनमें भी वेरिएशन है। अंदरूनी साख्त, उसमें भी यकसानियत, उसमें भी वेरिएशन है, या मुशाबियत और इख्तिलाफात है। जब हम इसकी स्टडी करते हैं, तब स्टडी को हम क्या कहते हैं, एनाटॉमी। तो ये जो हमारा सबक है, जिसमें हम ये कह रहे हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, हम अंदरूनी साख्त की बात कर रहे हैं फूलदार पौधों की। ठीक है ना। हमको एक बेसिक कंसेप्ट ये मालूम है कि जितने भी जानदार हैं, उन जानदारों के अंदर जो बुनियादी इकाई है, वो बुनियादी इकाई कौन है, खलिया है, सेल है। और जो खलिया आपस में एक दूसरे के साथ मुरत्तिब होते हैं, जुड़ते हैं, तरतीब पाते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, बाफ्ट। और बहुत सारी बाफ्ट मिलकर क्या बनाती है, उज़्व, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑर्गन। फिर पौधों के मुख्तलिफ आज़ा या मुख्तलिफ उज़्व मिलते हैं, और वो क्या बनाते हैं, अंदरूनी साख्त। तो क्या बना देते हैं, अंदरूनी साख्त, या वो एक
उज़ूवी निज़ाम बनाते हैं, आज़ाई निज़ाम बनाते हैं। और हमने ये पढ़ा था कि जो उज़ूवी निज़ाम होता है उन अंदरूनी साख्त के अंदर हमको क्या देखने को मिलती है, इख्तिलाफात देखने को मिलते हैं, फ़र्क देखने को मिलता है, वेरिएशंस देखने को मिलता है। अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें, हमने हमने जो पौधों की बात की है तो पौधों में हमने कहा था एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म की वेल डेवलप फॉर्म है, हायर लेवल के प्लांट्स है, इसलिए यहाँ पर हम एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं। तो एंजियोस्पर्म में हमने कहा था कि इनको दो और किस्मों में डिवाइड किया हुआ है और उसकी बुनियाद थी कि वो उनके पास यकवर्गी है या दो वर्गी। यकवर्गी और दो वर्गी का मीनिंग क्या था, तो आपको याद होगा हमने कहा था मोनोकोटिलीडॉन और हमने कहा था डाइकोटिलीडॉन। मोनोकोटिलीडॉन और डाइकोटिलीडॉन। तो एंजियोस्पर्म में यकवर्गी, दो वर्गी पौधे एनाटॉमी की नजर से एक दूसरे से कैसे होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं, उनमें फर्क होता है। और मुख्तलिफ माहौल में अब ये जो फर्क है ये क्यों है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेरिएशन आता क्यों है, ये फर्क आता क्यों है, इसकी वजूहात क्या है। तो इसकी बड़ी वजूहात है जिसको हम इकोलॉजी में पढ़ेंगे, इसकी बड़ी वजूहात हम इवोल्यूशन में पढ़ेंगे, इसकी बड़ी वजूहात हम बायोडाइवर्सिटी और उनके कंजर्वेशन में, उनके बचाने के दौरान इसके अंदर हम ये इख्तिलाफात, ये फर्क क्यों वाक़ होता है, इसको और डिटेल में देखेंगे। बट यहाँ पर हमको सिर्फ इतना समझना है कि इख्तिलाफ का बेसिक वजह क्या है। तो जो मुख्तलिफ माहौल है, उन मुख्तलिफ माहौल में रहने वाले जो पौधे होते हैं, तो अंदरूनी साख्त में वो क्या करते हैं, अंदरूनी साख्त में वो लेकर आते हैं एडेप्टेशन, वो लेकर आते हैं तवाफुक, फर्क लेकर आते हैं और वो क्या करते हैं, उन फर्क का इजहार करते हैं ताकि उस इन्वायरमेंट के अंदर, उस माहौल के अंदर वो जिंदा रह सके। जैसा कुछ पौधे हैं जो जमीन पर भी और पानी में भी है। अब अगर वो अपने आप को अगर पानी के माहौल के हिसाब से तब्दील नहीं करेंगे तो वो या तो डूब जाएंगे या पानी के बहाव की वजह से टूट जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। इसी तरह से जो जमीन पर रहने वाले हैं उनको जो टेम्परेचर रहेगा, जो सूरज की रोशनी रहेगी वो ज्यादा मिलेगी, तो उसकी वजह से हो सकता है कि उनके अंदर का पानी जो है वो ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ, भाप बन के उड़ जाए, इवेपोरेशन हो जाए, ट्रांसपिरेशन हो जाए, तो उनकी क्या हो सकती है वहां मौत। तो वह अपने आप को क्या करेंगे, उस माहौल के हिसाब से अडेप्ट करने की कोशिश करेंगे, उसके हिसाब से एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, उस इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप में वो क्या लेकर आएंगे, तब्दीली लाएंगे। उसी को कहा जाता है एडेप्टेशन। आप आपकी नानी के घर चले गए या दादी के घर चले गए या मामू के घर चले गए, तो आप वहां पर जाके उनके माहौल के हिसाब से रहते हैं। आप आपके घर पर अगर अगर आप चेयर पे बैठ के लोगों को ऑर्डर देते हैं कि ये ला लो ये ला लो, लेकिन आप आपके नानी या मामू के घर जाएंगे तो ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि यार यहाँ बहुत सारे काम है वो खुद करना पड़ता है। मामू ने अपने बच्चों की या नानी ने अपने बच्चों की तरबियत ऐसी की है कि बच्चे जब सुबह उठते हैं तो अपना बिस्तर खुद उठाते हैं, है ना, अपनी जरूरत की चीजें खुद लेते हैं। तो आप खुद अपने आप को उस इन्वायरमेंट के हिसाब से क्या कर लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, तब्दील कर लेते हैं। तो ये जो तब्दीली है ये प्लांट के अंदर, दरख्तों के अंदर, पौधों के अंदर अंदरूनी साख्तों में जो तब्दीली है वो उस माहौल को अडेप्ट करने के लिए, उस माहौल में अपने आप को जिंदा रखने के लिए, उस माहौल में अपने आप को बाकी रखने के लिए किया जाता है। ठीक है ना। मैंने यहाँ पर एक डायग्राम ऐड किए ताकि आपको बात और समझ में आए। वो क्या है कि फॉर एग्जांपल ये एक प्लांट है पूरा, इस प्लांट का ये फ्लावर है, इस प्लांट का ये लीफ है, इस प्लांट का ये स्टेम है। तो अब आप फ्लावर के अंदर अगर देखेंगे तो जो साख्त है, जो सेल का यानी खलियों का जो अरेंजमेंट है वो, लीफ के अंदर जो खलियों का अरेंजमेंट है वो, स्टेम के अंदर खलियों का जो अरेंजमेंट है वो। अब ये जो अरेंजमेंट है आप ये खलिए की मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके बात कर रहे हैं, एकदम बेसिक लेवल पे जाके बात कर रहे हैं, और उसकी स्टडी के लिए आप इस्तेमाल करते हैं माइक्रोस्कोप का, और उससे भी ज्यादा आगे जाके अब आप किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का बात कर रहे हैं। यानी आप बहुत डीप में जाके मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी कर रहे हैं। तो हम भी, हमारा जो ये चैप्टर है इसके अंदर हम बहुत बेसिक बुनियादी चीजों के ऊपर डिस्कशन करने वाले। अब तक हमने क्या देखा, हमने जड़ देखा, तने देखे, हमने पत्ते देखे, हमने फूल देखा, और उनकी बाहर की साख्त किस तरह से है, उनमें क्या क्या साख्त स्ट्रक्चर है वो देखा। लेकिन अंदर पत्ते की क्या है,
स्टेम यानी तने के अंदर कौन से खली है जिन्होंने उसको इतना खूबसूरत बनाया हुआ है, उसकी स्टडी हम इस चैप्टर में, इस सबक में करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बेसिक है। बहुत सारे बेसिक बेसिक पॉइंट्स यहाँ से आ सकते हैं। कुछ बातें ऐसी रहेंगी जिसको हमने पिछले सबक में पढ़ा है, वो जब यहाँ पर रिपीट होगी तो आपको लगेगा कि अरे यार वहां ये पॉइंट इतना अच्छा क्लियर नहीं हुआ था जितना यहाँ हो रहा है। ठीक है, तो बात को समझते हैं। यहां तक बात क्लियर होगी जी? किसी को कोई डाउट है? ना, सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं बाप। जैसा हमने एनिमल के केस में भी बाफ्तों की स्टडी किए थे, हमने वहां कहा था कि जो एनिमल्स होते हैं उनके पास, यानी जो हैवान होते हैं उनके पास 4 किस्म की क्या होती है, बाफ्तें होती है, जिसमें हमने कहा था एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल, बरादमा, इत्तेसाली। याद आ रहा है? याद आ रहा है किसी को? बरादमा, इत्तेसाली और असबी, और किसी का नाम याद आ रहा है? उजलाती। कौन सा बचा था? उजलाती। तो इस तरह से हमने 4 वहां पर टाइप की बात की थे। इसी तरह से अब अगर हम प्लांट की बात करें, दरख्तों की बात करें, तो दरख्तों के अंदर जो बाफ्त है, दरख्तों के अंदर जो टिश्यू है, उनको डिफाइन कैसे करेंगे? यानी बाफ्तों को जब हम डिफाइन करते हैं तो कैसा करते हैं? तो हमने इससे पहले भी कहा था कि जब बहुत सारे सेल, बहुत सारे खलिए एक जगह आएंगे और वो कोई काम करते हैं तो हम उनको क्या कहते हैं? बाफ्त। इसी तरह से यहाँ पर सिंपल सी डेफिनेशन है, सिंपल सी तारीफ है। वो क्या है? मुश्तरिक मुबदा। मुबदा का मतलब होता है ओरिजिन। मुबदा का मतलब क्या होता है? ओरिजिन, यानी जहां से उनकी शुरुआत हुई। तो मुश्तरिक मुबदा वाले और उमूमन एक तरह के फेल, क्या है? एक तरह के फेल अंजाम देने वाले जो खलिए होते हैं, उन खलियों की जो जमात होती है उसको क्या कहा जाता है? बाफ्त। पौधा जो होता है ये मुख्तलिफ बाफ्तों से मिलकर बना होता है। बाफ्त को इस बिना पर के जो खलिए हैं वो मजीद तकसीम होते हैं या नहीं होते। देखिए यहाँ पर जो डिवीजन है वो किस बुनियाद पर है? वहां पर हमने एनिमल के अंदर डिवीजन जो पढ़ा था उनके काम की बुनियाद पे पढ़ा था। जो एपिथेलियल है यानी जो बड़ा आदमा खलियात होते हैं वो हिफाजत करते हैं। जो उजलाती होते हैं वो सुखड़ने और फैलने का काम करते हैं। और जो इत्तेसाली होते हैं वो पैगाम को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। और जो हमने पढ़ा था लास्ट टाइप का न्यूरल, और एक जो हमने टाइप पढ़ा था, तो न्यूरल में हमने कहा कि वो मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। तो इस तरह से वहां पर फंक्शन की बुनियाद पे, काम की बुनियाद पे था। यहाँ पर जो तकसीम है उस तकसीम की बुनियाद क्या है कि वो जो खलिए है वो खलिए मजीद तकसीम होते हैं या नहीं होते हैं। तो इनको 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। एक ग्रुप को कहा जाता है मुनखसमी। मुनखसमी मतलब जो तकसीम होने वाले, मुनखसिम मतलब तकसीम होने वाले, ऐसे खलिया जो तकसीम होने वाले हैं। दूसरा जिनको कहा जाता है पुख्ता, यानी जिनमें तकसीम नहीं होगी। अब तकसीम क्यों नहीं होगी? तो तकसीम इसलिए नहीं होगी क्योंकि वो क्या हो चुके हैं? पुख्ता हो चुके हैं। पुख्ता को यहाँ पर इंग्लिश में कहते हैं मैच्योर। क्या बोल सकते हैं इसको? मैच्योर, या दूसरे वर्ड में हम उनको क्या कहते हैं? परमानेंट। तो यहाँ पर भी जो मुनक़सिम खलियात है उनका जो दूसरा नाम है वो दूसरा नाम है मेरिस्टेमेटिक। क्या नाम है उनका? मेरिस्टेमेटिक। और इनको यानी जो पुख्ता है उनका नाम है परमानेंट। क्या कहा जाता है उनको? परमानेंट। तो इस तरह से 2 खलियात है। ये 2 खलियात का बड़ा ग्रुप है, एक है मेरिस्टेमेटिक, एक है परमानेंट। तो जो बाफ्ते हैं उन बाफ्तों को 2 टाइप में डिवाइड किया हुआ है, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टाइप में। ना बच्चों, जो मेरिस्टेमेटिक होते हैं और जो परमानेंट होते हैं, तो मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट का मीनिंग क्या है? मेरिस्टेमेटिक मतलब वो जो तकसीम होने वाले हैं, परमानेंट मतलब वो जो तकसीम नहीं होते। अब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उनके कितने टाइप है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं। उनके अंदर एक टाइप होता है जिसको कहा जाता है अपाइकल मेरिस्टेम। दूसरा होता है जिसको कहा जाता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम।
तीसरा होता है जिसको कहा जाता है लैटरल मेरिस्टेम, यानी ऐसे तकसीम होने वाले खलिया जो ऊपर ऊपर जाएंगे, अपाइकल पे हो गए, अपेक्स पे होंगे, चूटी के ऊपर हो गए, उनको कहा जाता है अपाइकल। इंटरकैनरी जो दरमियान में होंगे, लैटरल जो आजू बाजू से निकलेंगे, उनको कहा जाता है लैटरल मेरिस्टेमेटिक। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर 3 टाइप है, लेकिन जो परमानेंट टिश्यू है, जो परमानेंट टिश्यू है या जो परमानेंट बाफ्ते हैं या जिनको पुख्ता बाफ्ते कह रहे हैं, उनको 2 टाइप में डिवाइड किया हुआ है। एक है सिंपल और दूसरा है कॉम्प्लेक्स। एक है सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है, सिंपल परमानेंट टिश्यू में एक टाइप है जिसको कहा जाता है पैरेन्काइमा, दूसरा है इसको कहा जाता है कोलेनकाइमा, और तीसरा है जिसको कहा जाता है सेलेरेनकाइमा। तो ये 3 सिंपल परमानेंट टिश्यू है, एक है पैरेन्काइमा, एक है कोलेनकाइमा और एक है सिलेरेनकाइमा, और दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है जिनमें से एक है जाइलम और दूसरा है इसको कहा जाता है फ्लोएम। तो हम 1 बाय 1 इन सारे टिश्यूज को डिटेल में स्टडी करेंगे। आपको इनको समझना है कि ये कौन से वाले प्लांट के पार्ट के अंदर मौजूद होते हैं। तो कौन सा वाला अपाइकल मेरिस्टेम रूट में है, फिर अपाइकल मेरिस्टेम जो रूट में है उसका नाम क्या है, जो लीफ में है उसका नाम क्या है, वो क्या काम करता है, उसका शेप, इस तरह से हम आगे डिटेल में देखने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने बेसिक अंदाज में यहाँ पर एक डायग्राम बनाई है ताकि आपको बात समझ में आए। और दूसरा यहाँ पर मैंने परमानेंट टिश्यूज के जो 3 टाइप्स है उनको भी यहाँ पर ऐड किया हुआ है, जिसमें हमने सिंपल परमानेंट को अलग किया हुआ है और कॉम्प्लेक्स परमानेंट को अलग किया हुआ है। यहाँ पर किसी को कोई डाउट है? ना हो मेरिस्टेमेटिक बाफ्ते। मेरिस्टेमेटिक बाफ्तों का मतलब सिंपल अगर आपको समझना है तो मैंने पहले ही कहा कि मेरिस्टेमेटिक मतलब वो टिश्यू जो तकसीम होते हैं, जिनके अंदर डिवीजन होता है ना हो। यहां पर उसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, जो पौधे होते हैं, हम बात कर रहे हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होता है, पौधों में खलवी तकसीम, पौधों में क्या होती है, खलवी तकसीम उसके कुछ मखसूस हिस्सों में होती है। पौधों के अंदर कुछ हिस्से हैं जहां पर खलवी तकसीम होती है, उन हिस्सों को कहा जाता है मेरिस्टेम। उन हिस्सों को क्या कहा जाता है, मेरिस्टेम। इसका मतलब जहां पर क्या होगा, जहां पर होगा सेल डिवीजन, और स्पेशली यहां पर सेल डिवीजन का भी कौन सा वाला प्रोसेस होगा, माइटोसिस। कौन सा वाला होगा, माइटोसिस, यानी इक्वल यानी मसावी तकसीम वाला जो अमल होगा, मसावी तकसीम वाला मतलब एक सेल है, इस एक सेल से 2 बराबर के खलिए बनेंगे। एक खलिए से 2 बराबर के जब खलिए बनते हैं तब उस तकसीम को हम क्या कहते हैं, मसावी तकसीम कहते हैं, उसको माइटोसिस कहते हैं। और वो कहां पर होता है, सेल डिवीजन। यही सेल डिवीजन किसमें होता है, मेरिस्टेम में होता है, तकसीम करने वाले खलियों में होता है। अब ग्रीक वर्ड में, यानी जहां से ये लफ्ज आया है ग्रीक में, इसको कहा जाता है मेरिस्टोस। मेरिस्टोस का मतलब क्या होता है, तकसीम शुदा, यानी ऐसा जो तकसीम हो गया। तो पौधों में क्या होता है, मुख्तलिफ अक़साम होती है। पौधों में ये जो तकसीम दुई का अमल है, इनमें मुख्तलिफ अक़साम होती है। जैसे मेरिस्टेम्स, वो मेरिस्टेम जो जड़ में हो, फिर वो मेरिस्टेम जो शूट में हो। तो वो मेरिस्टेम जो जड़ में हो, शूट में हो, जड़ और शूट यानी तने, उसमें भी अगर वो सिरों पर हो, कहां पर हो, सिरों पर हो, तो उनको बुनियादी बाफ्त, उनको क्या कहता है, और बुनियादी बाफ्त, तो वो क्या करते हैं, नमू देते रहते हैं, उनको वो क्या करते हैं, नमू देते हैं, उनकी वो ग्रोथ करवाते हैं। इस तरह के मेरिस्टेम को कहा जाता है अपाइकल मेरिस्टेम। क्या कहा जाता है उनको, अपाइकल। क्या कहा जाता है इसको, अपाइकल मेरिस्टेम्स। तो यह बेसिक कंसेप्ट याद रखना है कि मेरिस्टेम्स है, वो जड़ और शूट है, उनके सिरों पर वो मौजूद है, उनके अंदर कंटिन्यूअसली तकसीम हो रही है, मुसलसिल तकसीम हो रही है, जिसकी वजह से वो जो बाफ्त है उनकी क्या हो रही है, नमू हो रही है, ग्रोथ हो रही है, तब हम उनको कहते हैं अपाइकल मेरिस्टेम। जैसे यहाँ पर देखिए,
यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो तरह के नाम है। एक है यहाँ पर शूट अपाइकल मेरिस्टेम जोन, यानी ये वो हिस्सा है जो ऊपर ऊपर बढ़ता जाएगा। दूसरा है यहाँ पर रूट अपाइकल मेरिस्टेम, जो रूट को नीचे नीचे लेके जाएगा, यानी रूट की लेंथ इससे क्या होती जाएगी, बढ़ते जाएगी। तो एक तरफ तने की यानी शूट की लेंथ बढ़ी है, दूसरी जड़ की यानी रूट की लेंथ बढ़ रही है। तो जहां पर ये तकसीम का अमल हो रहा है वो कौन सा अमल हो रहा है, अपाइकल। ठीक है ना। रूट अपिकल जो मेरिस्टेम होता है, रूट अपिकल मेरिस्टेम, ये जड़ की नोक यानी यहाँ देखिए जड़ की क्या है, रूट की क्या है, नोक पे पाया जाता है, जबकि तने के महवर के आखिरी सिरे पर शूट अपिकल मेरिस्टेम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। तने के कहां पर है, तने के महवर के आखिरी, तने के महवर के आखिरी सिरे पर कौन होता है, शूट अपाइकल मेरिस्टेम जोन होता है। फिर जैसा जैसा तने की बढ़ोतरी होती है, तो तने की बढ़ोतरी और पत्तों की नमो, यानी जब तना बढ़ेगा और फिर आगे चल के क्या होंगे, पत्तों की नमो होगी, उस दौरान में ये जो खलिए है ये पीछे छूट जाते हैं। इस दौरान में क्या होंगे, कुछ खलिए पीछे पीछे क्या होते जाएंगे, छूटते जाएंगे। तो जो खलिए पीछे छूटते जाते हैं वो क्या बनाते हैं, बगली कलिया। याद आ रहा है आपने, हमने ये पढ़ा हुआ है। क्या बनाते हैं, बगली कलिया, या क्या बनाते हैं, एक्सेलरी बर्ड। तो हमने वहां पर पढ़ा था कि एक्सेलरी बर्ड बनते हैं। एक्सेलरी बर्ड से फिर क्या होता है, हमने पढ़ा था ना, नोड, इंटरनोड, नोड, याद आ रहा है। तो इस तरह से फिर हमने लीफ के मामले में भी पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था वहां क्या होती है, बगली कलियां होती है, एक्सेलरी बर्ड्स होती है। ये एक्सेलरी बर्ड, ये बगली कलियां क्या करती है, ये पत्तियों और तने के जाविये में होती है, यानी उनके एंगल में होती है, उनके स्पेसिफिक जाविये में होती है। और नई शाखें क्या बनाएगी, वो नई शाखें या फूल बनाने की क्या रखती है, इस्तेताअत रखती है। तो हमने कहा था कि जो नोड होता है उस नोड से धीरे धीरे बगली कलियां निकलती है, फिर आगे वो ब्रांच बनाएंगी या शाख बनाएंगी, या कुछ के अंदर वो शाख बनाने के बजाय डायरेक्टली वहां फूल वगैरह भी क्या कर सकती है, बना सकती है। जब जो पुख्ता बाफ्त है, अब बात अभी तक किसकी चढ़ी थी, मेरिस्टेम, उसके बाद बात चढ़ी है पुख्ता बाफ्त के दरमियान मौजूद मेरिस्टेम्स को इंटर कैलरी मेरिस्टेम। हमने पढ़ा ना अभी कि तीन तरह के मेरिस्टेम है, एक अपाइकल है, एक इंटर कैलरी है और एक लैटरल मेरिस्टेम है। तो अब यहाँ पर दूसरी बात हो रही है इंटर कैलरी। इंटर कैलरी की स्टेम का क्या मतलब होता है, जो पुख्ता बाफ्त के दरमियान होते हैं। अभी हम आगे चल के पुख्ता बाफ्त की बात करेंगे तो वहां आपको ये बात और समझ में आएगा ना। ये जो घास है, ये घास के नोड या गांठों में मौजूद होते हैं, और अगर घास के टुकड़े जमीन में दबाए जाए तो एक नया पौधा जन्म देते हैं। बेसिकली ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या करते हैं कि आपने किसी प्लांट को तोड़ दिया तो ये परमानेंट टिश्यू के बीच बीच में ये छुपे हुए होते हैं। जब आपने उनको कट कर दिया तो अब वो एक्सपोज हो जाएंगे, वो बाहर आ जाएंगे। अब आप उनको जमीन में गाड़ दो, तो जमीन में गाड़ने के बाद उनको माहौल मिलेगा, फिर वो दोबारा क्या करना शुरू करेंगे, तकसीम होना शुरू करेंगे, जिससे नए पौधे हमको जन्म लेते हुए दिखाई देते हैं। अपाइकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम दोनों प्राइमरी मेरिस्टेम कहलाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज है, इसको याद रखना है आपने, कि यहाँ पर बहुत अहम बात याद रखना है कि जो अपाइकल मेरिस्टेम है, जो अपाइकल और इंटर कैलरी, ये दोनों भी जो मेरिस्टेम है, इन दोनों मेरिस्टेम को क्या बोला जा रहा है, इनको बोला जा रहा है प्राइमरी मेरिस्टेम। इनको क्या बोला जा रहा है, प्राइमरी मेरिस्टेम। ठीक है, पहले पहले यानी जिनकी नमो हो रही है, क्योंकि ये पौधे की जिंदगी के इब्तिदाई दौर में नमूदार होते हैं। ये कब निकल रहे हैं, पौधे के जिंदगी के इब्तिदाई में नमूदार होते हैं, और प्राइमरी पौधे के बनने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, प्राइमरी मेरिस्टेम। क्या कहा जाता है इनको, प्राइमरी मेरिस्टेम ना। हो बच्चों, अब एक और चीज यहाँ पर देखिए, दो डायग्राम है, अपिकल अपाइकल मेरिस्टेम की दो डायग्राम है। एक है जड़ के अंदर और एक है तना यानी शूट के अंदर। अगर जड़ के अंदर बात करें तो देखिए यहाँ पर हमने कहा कि यार रूट अपिकल मेरिस्टेम है, लेकिन इसके साथ और भी कुछ पार्ट्स हैं। जैसा यहाँ पर है सेंट्रल सिलेंडर। अभी सेंट्रल सिलेंडर क्या है हम इसको आगे देखेंगे। कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स रीजन क्या बना रहा है हम इसको आगे देखेंगे। इसी तरह से प्रोटोडर्म,
ये प्रोटोटर्म लेयर क्या होती है, किस तरह से ये काम करती है, ये हम आगे देखेंगे। इसी तरह से इनिशियल ऑफ सेंट्रल सिलेंडर और कॉर्टेक्स, फिर इनिशियल ऑफ रूट कैप और रूट कैप। तो रूट कैप हम देख चुके हैं, इनिशियल ऑफ रूट कैप हम देख चुके हैं, रूट कैप का काम क्या होता है। लेकिन अब ये रूट कैप में किस तरह के सेल होते हैं, किस तरह के खलिए होते हैं जो मेरिस्टेम की हिफाजत करते हैं, उनका प्रोटेक्शन करते हैं। क्योंकि जैसा जैसा रूट आगे बढ़ेगा वो जमीन के अंदर अंदर जाएगा, उस वक्त मेरिस्टेम खलियों की हिफाजत करने की जिम्मेदारी किसकी रहेगी, रूट कैप की। तो ये कौन से वाले खलियों से बने होते हैं जो जमीन के अंदर उनकी इतनी अच्छे से क्या करते हैं, हिफाजत करते हैं, उसको हमको समझना है। नाउ इसी तरह से अगर शूट की बात करें या तनों की बात करें तो उसमें एक होता है लीफ प्राइमोर्डियम, क्योंकि जैसे जैसे शूट ऊपर जाएगा तो आगे चल के वो क्या बनाने वाला है, लीफ बनाने वाला है। फिर दूसरा है शूट अपाइकल मेरिस्टेम, इसी तरह से एक्सिलरी बर्ड जो बाजू से निकलने वाली है। और उसके बाद है डिफरेंशिएटिंग वेस्कुलर टिश्यूज, धीरे धीरे जो वेस्कुलर टिश्यूज है यानी जो पानी और खाना ऊपर नीचे लेकर आने वाले हैं, उनकी जो जिम्मेदारी है पानी ऊपर ले जाना है, जो फूड ऊपर से बन रहा है उसको नीचे लाना है, तो वो वेस्कुलर टिश्यूज वेसल्स के फॉर्म में, पाइपलाइन के जो फॉर्म में होंगे, उनकी बात हो रही है। तो हम इनको और आगे डिटेल में इस डायग्राम को और अच्छे से समझेंगे, लेकिन आपने इस डायग्राम के अंदर जितने भी पॉइंट्स दिए इनको अच्छे से समझना है। किसी को कोई डाउट है? शूट का मतलब होता है तना, शूट का मतलब क्या होता है, तना। ठीक है, जिसको हम क्या बोल रहे थे, स्टेम। ठीक, ना एक और बात याद रखिए यहाँ पर कि हमने कहा कि वहां पर कौन है, प्राइमरी। तो हमने कहा कि दो तरह के होते हैं, एक जो प्राइमरी मेरिस्टेम कहलाएंगे, कौन कौन कहलाएगा, अपाइकल और इंटरकैलरी। फिर मेरिस्टेम जो कई पौधों की जड़, मेरिस्टेम जो होता है वो जड़ में और शूट के पुख्ता हिस्सों में पाए जाते हैं। कहां पर होते हैं वो, पुख्ता हिस्सों में, खासकर वो जो जड़ और तने का चौबी महवर बनाते हैं, यानी जहां से वो आगे बढ़ने वाला, उसका महवर बनाने वाले हैं, वो प्राइमरी मेरिस्टेम के बावजूद, प्राइमरी मेरिस्टेम के बाद वजूद में आते हैं। वो किसके बाद वजूद में आते हैं, प्राइमरी स्टेम के बाद। इसलिए उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है सानवी या उनको कहा जाता है लैटरल मेरिस्टेम। तो सबसे पहले अपाइकल मेरिस्टेम बनेंगे, इंटरकैलर स्टेम बनेंगे, और बाद में जब वो तब्दील होंगे तो वो तब्दील होके जो नई शक्ल अख्तियार करेंगे वो रहेगा लैटरल मेरिस्टेम या वो रहेगा सानवी मेरिस्टेम। ये जो होते हैं ये सिलेंडर की साख्त के होते हैं। ये कैसे होते हैं, सिलेंडर की साख्त। सिलेंडर की साख्त के मतलब अंदर से ये खोखले वाला टाइप, इस तरह से गोल हो गए, सिलेंड्रिकल हो गए, अब थोड़े से लंबूतरे हो गए, लंबे हो गए। फिर फेसिक्यूलर, वेसिक्यूलर कैम्बियम, कॉर कैम्बियम लेटरल मेरिस्टेम की मिसाल है। अब लेटरल मेरिस्टेम की कौन कौन सी मिसाल है, तो यहाँ दो मिसालें हैं, एक है फेसिक्यूलर वेसिक्यूलर कैम्बियम, दूसरा है कॉर्क कैम्बियम। ये दो एग्जांपल आपने याद रखना है। वो किसकी है, लेटरल मेरिस्टेम की, यानी सानवी मेरिस्टेम की दो एग्जांपल है, एक है फेसिक्यूलर वेसिक्यूलर कैम्बियम। फेसिक्यूलर वेसिकुलर कैम्बियम और दूसरा कौन है, कॉर्क कैम्बियम। ये सानवी बाफ बनाने के लिए क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। फिर प्राइमरी यानी जिसको हम क्या कह रहे हैं, इब्तदाई, सानवी यानी जिसको हम दूसरा कह रहे हैं या हम लेटरल मेरिस्टेम कहते हैं। इनमें जो खलवी तकसीम होती है, खलवी तकसीम के बाद क्या होता है, नए खलिए बनेंगे, और ये जो नए खलिए होते हैं ये साफ और काम के एतबार से क्या होते हैं, मखसूस होते हैं और स्पेशलाइज होते हैं। फिर इनमें क्या होता है, इनमें जो तकसीम की सलाहियत होती है वो तकसीम की सलाहियत क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। अब ये जो खलिए है ये खलिए बन जाएंगे परमानेंट,
या ये खलिये बन जाएंगे मैच्योर, या इन्हीं खलियों को हम क्या कहते हैं, पुख्ता खलिये कहते हैं। यानी वो खलिये जो अपाइकल थे, फिर इंटरकैलरी, फिर लेटरल, तो जब वो डिवीजन उनका खत्म हो जाएगा, यानी तकसीम होने की उनकी जो अगर सलाहियत खत्म हो जाती है, तो तकसीम होने की सलाहियत के खत्म होने पर अब वो कहलाएंगे परमानेंट, वो कहलाएंगे मैच्योर, वो कहलाएंगे पुख्ता। हम कहते हैं ना कि पुख्तगी की उम्र को पहुंच गया, मैच्योरिटी की उम्र को पहुंच गया, यानी समझदारी वाली। तो उसी तरह से यहाँ पर पुख्तगी, मैच्योरिटी की बात की जा रही है। तो जब उनके अंदर तकसीम दोई खत्म हो जाएगी, जब उनके अंदर तकसीम होने का अमल खत्म हो जाएगा, तब वो टिश्यू क्या कहलाएंगे, परमानेंट कहलाएंगे, मैच्योर कहलाएंगे, या वो क्या कहलाएंगे, पुख्ता कहलाएंगे। ठीक है, पुख्ता खलिये कहलाते हैं। और परमानेंट क्या बना देते हैं, फिर वो बाफ्त बना देते हैं। पौधे का जो इब्तिदाई जिस्म है वो नमो पाते वक्त अपाइकल मेरिस्टेम के मखसूस हिस्से, जिसको क्या कहा जाता है, डर्मल, फिर डर्मल बाफ्त, इसको कहा जाता है ग्राउंड बाफ्त, और एक को कहा जाता है वेस्कुलर बाफ्त बनाते हैं। तो जो अपाइकल मेरिस्टेम है वो भी क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं डर्मल टिश्यू। कौन से टिश्यू बनाते हैं, डर्मल टिश्यू। दूसरा वो बनाते हैं ग्राउंड टिश्यू। तीसरा तीसरा वो बनाते हैं वेस्क्यूलर टिश्यू। क्या बनाते हो, वेस्क्यूलर टिश्यू। तो यहां याद रखना है कि अगर अपाइकल मेरिस्टेम की भी अगर हम बात करते हैं, तो अपाइकल मेरिस्टेम भी क्या होते हैं, 3 टाइप के टिश्यूज आगे चल के बनाते हैं। ठीक, यहां पर किसी को कोई डाउट है? बात याद रहेंगी कि जो सानवी खलिये हैं या सानवी मेरिस्टेम है, वो आगे चल के क्या बनाएंगे, फेसिकुलर, वेसिकुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। इसी तरह से अपाइकल जो मेरिस्टेम है वो 3 तरह के बाफ्त बनाएगा, जिसमें डर्मल बाफ्त है यानी डर्मल टिश्यू है, ग्राउंड बाफ्त है यानी ग्राउंड टिश्यू है, वेस्कुलर बाफ्त यानी वेस्कुलर टिश्यू मौजूद होता है। ये 3 टाइप के वो अपाइकल मेरिस्टेम टिश्यूज बनाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमने जो बात की वो किसकी की, हमने की है उन खलियों की जिनको हम क्या कह रहे थे, जिनको हम कह रहे थे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ना अब हम बात करने वाले हैं पुख्ता खलियों की, पुख्ता बाफ्तों की या परमानेंट टिश्यूज की। ना पुख्ता बाफ्त या परमानेंट टिश्यू, पुख्ता बाफ्त या क्या कहते हैं, परमानेंट टिश्यू। तो जो परमानेंट बाफ्त होती है, जो परमानेंट बाफ्त होती है, उनके जो खलिये होते हैं वो उमूमन मजीद तकसीम नहीं होते। ये इंपॉर्टेंट है कि उनके अंदर तकसीम होने की सलाहियत क्या हो गई, खत्म हो गई, तो उन्होंने क्या बनाना शुरू कर दिए, परमानेंट टिश्यू। उन्होंने वो परमानेंट अपना स्ट्रक्चर बना लेंगे। परमानेंट बाफ्त के तमाम साख्ती और फाली लिहाज से एक जैसे होते हैं, यानी इनकी साख्त और इनका काम ये सब एक जैसा रहेगा। अब उनको 2 हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं, उन्हें सादा यानी सिंपल बाफ्त, और कुछ जो होते हैं यानी जिनके साख्ती और फाल में कोई फर्क नहीं होगा, वो क्या कहलाएंगे, सिंपल। और वो परमानेंट टिश्यू जिनमें मुख्तलिफ नू के खलिये होते हैं, यानी उनका स्ट्रक्चर और उनका फंक्शन अलग अलग होगा, तब हम उनको क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स बाफ्त कहेंगे, या उनको हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो हमने पहले ही जब हमने स्टार्ट किया तो उस वक्त ही हमने कहा कि जो परमानेंट टिश्यू होते हैं उनको 2 टाइप में डिवाइड किया हुआ है, एक को सिंपल में, एक को कॉम्प्लेक्स है। सिंपल के अंदर हमने 3 नाम देखे थे, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, सिलरेनकाइमा। और जो कॉम्प्लेक्स है उनके अंदर हमने देखा था फ्लोएम एंड जाइलम। नाउ सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं सिंपल टिश्यूज, जिसको कहा जाता है सादा बाफ्त। नाउ ये सादा बाफ्त क्या होती है और इनको सादा बाफ्त क्यों कहते हैं? सादा बाफ्त जो होती है उसकी वजह यह है कि इनकी साख्त और इनके अफाल यानी इनके फंक्शन एक जैसे हैं। बात को समझ लीजिए, इनकी साख्त और इनके फंक्शन एक जैसे, इसलिए इनको क्या करें हम, सादा। लेकिन जैसे ही इनकी साख्तें अलग अलग होंगी, इनके फंक्शन अलग अलग होंगे, तब हम इनको कहेंगे कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो सादा बाफ्त सिर्फ एक ही तरह के खलिये बनाता है। सादा बाफ्त जो होते हैं वो एक ही तलिए के क्या होते हैं, बने होते हैं। मुख्तलिफ सादा बाफ्त की मिसालें, एक पैरेन्काइमा है, दूसरी कोलेनकाइमा है, तीसरा स्केलेरेन्काइमा है। तीसरा कौन सा है, स्केलेरेन्काइमा है। फिर किसी उजू का
ज्यादातर हिस्सा पैरेनकाइमा बाफ बनाता है। किसी भी उज़ू की अगर बात करेंगे तो उसका ज्यादातर हिस्सा कौन बनाएगा? उसका ज्यादातर हिस्सा बनाएगा पैरेनकाइमा सेल या पैरेनकाइमा बाफ्ते। इसके जो खलिए होते हैं वो आइसोडायमेट्रिक, कैसे होते हैं? आइसोडायमेट्रिक, या हम उनको क्या कहते हैं? पॉलीहेड्रॉल, या उनके बहुत सारी क्या होती है? हेक्सागोनल, यानी 6, 5 या ज्यादा कोने हो गए, या उनकी क्या होगी? शेप हो गए। तो यहां पर याद रखना है पैरेनकाइमा कैसे होते हैं? आइसोडायमेट्रिक। क्या कहते हैं? आइसोडायमेट्रिक, या इसी को कहा जाता है हेक्सागोनल, यानी जब शेप इस तरह का हो, ठीक है, तब उनको क्या कहा जाता है? हेक्सागोनल। अब ये जो खलिए होते हैं ये कैसे होते हैं? तो ये जो खलिए होते हैं इनकी साख कभी गेंदनुमा होती है, कभी बैजवी होती है, कभी गोल होती है, कभी कसीर जाविये होती है, कभी लंबूतरी भी हो सकती है। फिर इनकी जो दीवारें होती है वो पतली होती है और सेल्यूलोज से बनी होती है। किससे बनी होती है? सेल्यूलोज। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। सेल्यूलोज ये क्या है? ये पॉलीसैकेराइड है। कौन है ये? पॉलीसैकेराइड मटेरियल है सेल्यूलोज। तो उससे ये क्या होती है? बनी होती है। ये खलिए, ये जो खलिए होते हैं या तो आपस में घट्टे हुए होते हैं या इनके दरमियान खला हो सकता है, यानी ये एक दूसरे के साथ या तो बहुत ज्यादा चिपके होंगे या फिर इनके बीच में क्या होगा? थोड़ा थोड़ा खला होगा। अगर इनके बीच में खला होता है तो उस खला को कहा जाता है इंटर सेल्यूलर खला। क्या कहा जाता है उसको? इंटर सेल्यूलर खला या इंटरसेल्यूलर स्पेस। याद आ रहा है आपको? हमने जब इपिथेलियल टिश्यू पढ़े तो वहां पर भी हमने इंटरसेल्यूलर ये लफ्ज को पढ़ा था। उस वक्त भी मैंने इंट्रा इंटर ये लफ्ज आपको डिफ्रेंशिएट करके और उनके बीच में फर्क करके समझाया था। तो इंटरसेल्यूलर का मतलब क्या होता है? जब ये खलिया है, उसके बाजू ये खलिया है, इसके बाजू ये है, इनके बीच में अगर छोटा छोटा स्पेस है तो उनके दरमियान का जो स्पेस है, इनके दरमियान जो खला है, उस खला को क्या कहा जाता है? इंटरसेल्यूलर स्पेस। फिर ये जो खलिए होते हैं ये खलिए मुख्तलिफ फेल अंजाम देते हैं, मुख्तलिफ काम करते हैं। जैसे ये इनमें से कुछ खलिए हैं जो जियाई तालीफ में काम करते हैं, कुछ ग़िज़ा का इजमा करते हैं या सीक्रीशन में काम करते हैं। तो अलग अलग कामों में एक काम जो है जियाई तालीफ मतलब फोटोसिंथेसिस, दूसरा क्या है? सीक्रीशन, यानी जो वेस्ट मटेरियल है बॉडी से बाहर निकालना, और एक है ग़िज़ा का इजमा, यानी जो भी ग़िज़ा है उसको स्टोर करना, जमा करके रखना। ये काम कौन कर सकते हैं? ये काम कर सकते हैं पैरेनकाइमा। इसीलिए कहा जा रहा है कि पैरेनकाइमा जो होती है, ये जो बाफ्त होती है, ये दूसरों के मुकाबले में ज्यादा होती है। यहां पर किसी को कोई डाउट है बच्चों? बात क्लियर हो रही है? समझ आ रही है? ना अब यहां पर हम क्या करें? यहां पर अगर जो बात हमने वहां किए थे, अगर हम टिश्यूज जो बाफ्तें थी, सादा बाफ्तें यानी सिंपल बाफ्तें जो थी, उनमें एक है पैरेनकाइमा, दूसरा है कोलेनकाइमा, तीसरा है स्क्लेरेनकाइमा। तो ये जो पहला वाला शेप है, ये पहला वाला जो शेप है ये किसका है? पैरेनकाइमा का, और उसके अंदर बात की हमने इंटरसेलुलर स्पेस की, ठीक है। फिर ये दूसरा जो है ये कोलेनकाइमा का है, तीसरा जो है स्क्लेरेनकाइमा है। अब ये नाम क्यों है इनको हम आगे देखने वाले। ना अगर कुछ दो वर्गीय पौधों की बात करें यानी डाइकोटिलीडॉन की बात करें तो उनमें क्या होता है? उनमें एपिडर्मिस, कौन सी लेयर है? एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे वाली जो परत होती है वो बनी होती है कोलेनकाइमा। वो किससे बनी होती है? कोलेनकाइमा। तो दो वर्गीय पौधे हैं, उनके अंदर अगर हम एपिडर्मिस की बाहर वाली लेयर, उसकी नीचे की अगर बात करें तो वहां कौन होते हैं? कोलेनकाइमा के सेल होते हैं। आप देखिए इनका जो शेप है वो एक जैसा है, ठीक है। ये जो परत होती है ये परत या तो मुसलसिल होगी या गैर मुसलसिल गुच्छों में होगी, यानी यहाँ पर भी कुछ गुच्छे गुच्छे एक जगह बनेंगे या फिर वो अलग अलग बिखरे हुए होंगे। इनके जो खलिए होते हैं कोनों में सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन,
इनके जो खलिये होते हैं उन खलियों के अंदर तीन तरह की चीजें हैं। एक क्या होती है, एक होती है सेल्यूलोज, एक होता है हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन। और ये कहां पर होती है, ये होती है कोनों में। कोनों का मतलब होता है कॉर्नर। कोनों के लिए हम क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं, कॉर्नर। तो ये जो कॉर्नर होते हैं, ये कॉर्नर कैसे होते हैं, इनके थिक होते हैं, मोटे होते हैं। किसकी वजह से, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन के जमा होने की वजह से। इसलिए ये कहा जाता है कि इनकी जो दीवारें होती है वो कोनों पर कैसी होती है, मोटी होती है। तो आप देख सकते हैं कि कोनों पे किस तरह से दीवारें इनकी मोटी है, और उसकी वजह कौन है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन मटेरियल जो वहां जमा है। फिर इनकी साख्त की अगर बात करें तो इनकी साख्त भी बैजवी हो सकती है, यानी गोल हो सकती है, या कसीर जावियाई हो सकती है, यानी जिसको हमने हेक्सागोनल लफ्ज दिया हुआ है। और अक्सर इनमें क्या होता है, इनमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। देखिए क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, तो क्लोरोप्लास्ट ये फोटोसिंथेसिस के अमल में हिस्सा लेता है। अब ये क्या होता है, कैसा होता है, हम उसको आगे देखेंगे। बट क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनली है, एक अजूचा है जो सेल के अंदर होता है, जो खलिये के अंदर होता है, जो फोटोसिंथेसिस के काम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर इंटरसेल्यूलर खला, यानी जो सेल्यूलर खला है, जो सेल के बीच में जो स्पेस है वो यहाँ पर मौजूद नहीं होती है। तो यहाँ पर याद रखना है कि इनके दरमियान कोई भी इंटरसेल्यूलर खला मौजूद नहीं है। सिर्फ इंटरसेल्यूलर खला हमने किस में पढ़ा हुआ है, अभी हमने जब पैरेन्काइमा पढ़ा था उसमें पढ़ा हुआ है। फिर ये कहां पर होते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं। और ये कहां पर होते हैं, ये पत्ते की डंडी और नौ उम्र तने, पत्ते की डंडी और नौ उम्र तने की इब्तदाई नमू में पौधे को मैकेनिकल इस्तेकाम पहुंचाते हैं। यानी जब इनका डेवलपमेंट होता है तो ये कहां पर होगा, जो नया नया पौधा बनेगा तो उसकी डंडी में, उसके तने में ये मौजूद होते हैं। फिर तीसरी बात चल रही है स्केलेरेन्काइमा। कोलेरेन्काइमा की हमने बात कर दिया, अब बात चल रही है स्केलेरेन्काइमा। स्केलेरेन्काइमा के जो खलिये होते हैं वो लंबे होते हैं, पतले होते हैं, और उनकी जो दीवार होती है उसके ऊपर मोटी लिग्नीन होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है यहाँ पर कि इनकी जो दीवार होती है, इन दीवार के ऊपर क्या होती है, लिग्नीन। क्या होता है यहाँ पर, लिग्नीन मौजूद होता है। लिग्नीन की यहाँ पर क्या होती है, परत होती है। और इस लिग्नीन की परत की वजह से वहां पर क्या होता है, उनके अंदर कुछ लेवल पे छोटे छोटे होल होते हैं, दाग यहाँ पर उनको बोला गया है, जिसको कहा जाता है पिट्स, यानी छोटे छोटे क्या बन जाते हैं, सुराग बन जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो वॉल है इनकी ना, ये इसके अंदर क्या है, लिग्नीन डिपोजिटेड है, और इसको कहा जाता है, वो लिग्नीन की वजह से वहां क्या बनती है, पिट बनती है। लिग्निन की वजह से वहां क्या बनती है, पिट बनती है, या लिग्निन की वजह से वहां पर क्या बनती है, होल बनता है, सुराग बनता है, एक छोटा सा रास्ता बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लिग्निन क्या काम करता है, ये पिट किस तरह से हेल्प करती है, पिट के मौजूदगी की वजह से क्या प्रॉब्लम, क्या फायदा होता है, ये हम आगे चल के इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। ये जो खलिये होते हैं, ये जो खलिये होते हैं, ये खलिये कैसे होते हैं, ये जो खलिये होते हैं ये बगैर प्रोटोप्लास्ट के और बेजान होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। आपने एक चार्ट बनाना है, उस चार्ट में पैरेन्काइमा, कोलेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, शेप, वर्क, काम, फिर लिविंग, नॉन लिविंग का स्टेटस भी आपने लिखना है। तो ये जो होते हैं ये कैसे होते हैं, बेजान होते हैं, और इनमें प्रोटोप्लास्ट मौजूद नहीं होता। फिर ये जो होते हैं खलियों की जो साख्त है और मुबदा यानी ओरिजिन और नमू में तगय्युरात की बुनियाद पर स्क्लेरेन्काइमा जो होती है वो फाइबर या फाइबर्स या कैसी होती है, स्केलेरेट्स। देखिए यहाँ पर दो तरह का है, एक है फाइबर या फिर वो क्या होगी, स्केलेरेट्स वाली होगी ना। अब यहाँ पर फाइबर और स्केलेरेट्स का मीनिंग क्या है, तो जो फाइबरस होती है, जो फाइबरस स्क्लेरेन्काइमा होती है या फाइबरस स्क्लेरेन्काइमा होती है, वो मोटी दीवारों, लंबे और नोकीले होते हैं, और पौधे के जिस्म में ये कहाँ पर होते हैं, उमूमन ये ग्रुप्स में होते हैं, बंचेस के फॉर्म में होते हैं। जबकि स्केलेरिड्स की बात करें तो वो गोल होती है, बैजवी होगी, या कहीं पर वो क्या हो जाती है, सिलेंड्रिकल हो जाती है, और इनकी दीवारें जो होती है ये बहुत मोटी होती है।
ये क्या होती है, बहुत मोटी होती है। फिर ये दबीज होगी और बहुत महदूद खला वाले बेजान खलिए होते हैं। तो दो चीजें आपको क्या करना है, आपको फाइबर वाला स्केलेरन कायमा और स्केलेरिड फॉर्म वाला स्केलेरन कायमा, इन दोनों के बीच में भी क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है, इसको लिखना है, इसको अच्छे से समझना है। उसके लिए भी एक अलग चार्ट आपने बनाना है। फिर आमतौर पे फलों की जो दीवारें होती है, फलों की दीवारों में जैसे अमरूद की अगर बात करें, नाशपाती की अगर बात करें या चीकू की बात करें, तो उनके अंदर क्या होता है, मांस होता है, या वो कैसे होते हैं, फ्लेशी होते हैं। यानी अगर आप अंदर से उसको खोलेंगे तो आपको गुदा जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, गुदे जैसे साफ मिलते थे। इसी तरह से दालों की सीड को, फिर चाय की पत्ती में ये सारे के सारे क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो जो स्केलरीज है, जो फाइबर है, उनकी बात की जा रही है। तो ये क्या करते हैं, खलिए की जो उजू है, उस उजू की शक्ल को क्या करते हैं, इस्तेकाम देते हैं, उसको क्या प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर याद रखना है कि जो सिंपल परमानेंट बाफ थे उनकी बात यहाँ पर हो रही है। उनमें तीन तरह की है, एक है पैरेन्काइमा, दूसरी है कोलेनकाइमा, तीसरा है स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, यहाँ पर किसी को कोई डाउट है? आपने पूरा ट्री बनाते चलना है। जितने भी मैंने जो डायग्रामों में ट्री बनाई है स्लाइड के ऊपर, वो ट्री छोटा सा है। उसकी वजह ये है कि मेरे को बहुत सारी चीजें लिखना होती है। आप ए से जेड तक, यानी जब आप सिंपल परमानेंट टिश्यू लिख रहे हैं तो सिंपल परमानेंट टिश्यू का भी ट्री डायग्राम बनाइए, उसमें पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। फिर उनमें भी अगर टाइप्स है तो उन टाइप्स को भी आप क्या करिए, मेंशन करिए, ताकि आपको वो एक ही बार में बहुत अच्छे से क्या हो जाए, याद हो जाए, या बहुत अच्छे से वो आपको समझ में आ जाए ना। हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स बॉक्स की। हमने कहा था कि जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो दो तरह के होते हैं। तो उनमें एक कौन सा था, सिंपल, और एक है परमानेंट, सॉरी कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स के अंदर हम ये कह रहे हैं कि एक से ज्यादा तरह के खलिए मिलकर कॉम्प्लेक्स बॉक्स बनाते हैं और आपस में एक इकाई की तरह मिलकर ये क्या करते हैं, काम करते हैं। लेकिन इनकी साख्तें जो होती है वो अलग अलग होती है। पौधों में जो जाइलम होता है, पौधों में क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम, ये कॉम्प्लेक्स बाफ्ट की का है एग्जाम्पल है, या कॉम्प्लेक्स बाफ्ट को ये दर्शाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ जाइलम जो होता है, जाइलम परमानेंट टिश्यू, जाइलम जो होता है ये क्या करता है, ये पानी को और नामियात को जड़ से तने और पत्तियों में क्या करता है, मुंतकिल करने का फेल अंजाम देता है। जिस तरह से हमारे पास एक पाइपलाइन होती है और उस पाइपलाइन के जरिए क्या होता है, हमारे पास जो पानी है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है। फॉर एग्जांपल ऐसा समझिए कि आपके घर में जमीन के नीचे जो टैंक है वहां से पानी को निकालना है और ऊपर लेके जाना है। तो यहाँ पर इसी तरह से जाइलम का काम है, ये क्या करता है, दरख्त की रूट से, यानी यहाँ से पानी वाटर को और यहाँ से मिनरल्स को ऊपर लेकर जाना है। तो वाटर को और मिनरल्स को ऊपर लेकर जाना है, तो ये काम कौन करता है, जाइलम। तो इसका जो मूवमेंट देखिए ये ऊपर ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर धीरे 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 क्या होता है, पानी और जो मिनरल्स है, यानी जो नमक है, सॉल्ट, सोडियम वगैरह सॉल्ट है, उनको ऊपर ले जाने का काम करता है। और पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों को मैकेनिकल इस्तेकाम, ये दूसरा एक और काम करता है, वो क्या है, मैकेनिकल इस्तेकाम, या दूसरे अल्फाज में हम उसको क्या कहते हैं, यानी इंग्लिश में हम उसको कहते हैं मैकेनिकल सपोर्ट। क्या कहते हैं हम उसको, मैकेनिकल सपोर्ट पहुंचाता है। फिर इसमें मौजूद चार मुख्तलिफ अकसाम की क्या होती है, उनसर होते हैं, या उनके अंदर शक्लें होती है, सेल होते हैं। जैसे एक का नाम है ट्रिकेट्स या ट्रैकेट्स, दूसरा है जिसको कहा जाता है वेसल्स, क्या कहा जाता है, वेसल्स। फिर एक होता है इसको कहा जाता है जाइलम फाइबर्स, एक और साख्त उनके अंदर क्या होती है, जाइलम फाइबर। और लास्ट इसको कहा जाता है जाइलम पैरेन्काइमा, क्या कहा जाता है, जाइलम पैरेन्काइमा। तो यहां पर कौन कौन है, इसके अंदर है ट्रैकिड्स,
दूसरा यहां पर जो साफ्ट मौजूद होती है वो कौन है, वेसल्स। तीसरा जो होता है वो होता है जाइलम फाइबर्स। और फोर्थ जो साफ्ट इनके पास होती है वो है जाइलम पैरन काइमा। ठीक है, हम इनको वन बाय वन आगे डिटेल में देखने वाले कि किस तरह से मिलकर काम करते हैं। फिर जिम्नोस्पर्म की अगर बात करें, ये बात हो रही थी एंजियोस्पर्म की, जिम्नोस्पर्म की अगर बात करें तो वहां जो जाइलम है और उस जाइलम के अंदर जो वेसल्स है, जाइलम है और जाइलम के अंदर कौन होगा, वेसल्स। तो ये वेसल जो होती है ये जिम्नोस्पर्म के अंदर मौजूद नहीं होती। तो एंजियोस्पर्म के अंदर कौन है, वेसल्स है, लेकिन जिम्नोस्पर्म के अंदर वो जो वेसल है वो जाइलम के अंदर मौजूद नहीं होती। फिर ट्रैकिड्स जो होते हैं, ट्रैकिड्स ये लंबे होते हैं, ट्यूब नुमा खलिए होते हैं, जिनकी अंदरूनी दीवारों पर लिग्नीन की मोटी परत होती है। उनकी दीवारों पर क्या होती है, लिग्नीन की मोटी परत होती है। फिर अगर इनके सिरे की बात करें तो सिरे इनके कैसे होते हैं, नोकीले होते हैं, और ये बगैर प्रोटोप्लाज्म के, यानी ये कैसे होंगे, बेजान खलिए होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात स्टार्ट हुई ट्रेकाइड्स की। तो ट्रेकाइड्स जो होते हैं, ट्रेकाइड्स कैसे होते हैं, एक तो बात याद रखिए कि ट्रेकाइड्स लंबे होते हैं, ये ट्यूब नुमा खलिए होते हैं, और इनकी जो अंदरूनी दीवार है उस पे ऊपर कौन होती है, इनकी अंदरूनी दीवार के ऊपर लिग्नीन की तह मौजूद होती है। और ये जो सिरे होते हैं इनके नोकीले होते हैं, टैपर्ड होते हैं, क्लोज होते हैं, या हम कहेंगे नोकीले होते हैं। और ये कैसे होते हैं, ये बगैर प्रोटोप्लाज्म के होते हैं। बगैर प्रोटोप्लाज्म जब भी कहा जाए तो उसका मतलब क्या होगा, बेजान होते हैं, उनमें कोई जान मौजूद नहीं होती। नाउ यहां पर इसकी शेप की बात हो रही है कि किस तरह से होते हैं। तो ये जो है ये कौन है, ट्रेकाइड्स। ये कौन है, ट्रेकाइड्स। ठीक है, ये कौन है, ट्रैचिड्स या ट्रेकाइड्स। ठीक है, यहां पर देखिए किस तरह से इनका शेप है। और ये दूसरे कौन है, वेसल्स ना। फूलदार पौधों में अगर बात करते हैं हम, फूलदार पौधों में यानी अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करते हैं तो एंजियोस्पर्म में ये जो ट्रैकिड्स है, ट्रैकिड्स है और जो वेसल्स है, ये क्या करते हैं, पानी को एक जगह से दूसरी जगह यानी ट्रांसफर करने में, ट्रांसपोर्ट करने में खास काम करने हैं, खास इनका काम है। फिर वेसल्स जो होते हैं वो एक लंबी सिलेंड्रिकल, वेसल्स की अगर बात करें तो वेसल्स क्या है, लंबी सिलेंड्रिकल ट्यूब नुमा साख्त का, और कई खलियों पर क्या होता है, मुश्तमिल होता है। इसमें कई सारे खलिए होते हैं। हर एक की दीवार पर यहाँ पर क्या होगा, लिग्निन की परत होगी, और बीच में क्या होगा, खला मौजूद होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस तरह से, ठीक है, तो इनके बीच में क्या है, खला भी मौजूद होती है। ये एक के ऊपर एक पाइप की शक्ल में क्या हो जाते हैं, मुरत्तिब हो जाते हैं। इनमें भी प्रोटोप्लाज्म मौजूद नहीं होता, लिहाजा ये भी कौन हो गए, बेजान खलीए हो गए। इनकी दीवारों में क्या होता है, इनकी दीवारों में छोटे छोटे क्या होते हैं, सुराख होते हैं, जिसकी वजह से आपस में एक दूसरे से क्या कर देते हैं, ये राब्ता कायम करते हैं या कम्युनिकेशन करते हैं। फिर जो चौबी बाफ्त है, चौबी बाफ्त में इनकी मौजूदगी एंजियोस्पर्म की इम्तियाजी खुसूसियात है। चौबी बाफ्त जो होगी उसके अंदर इनकी क्या है, मौजूदगी, एंजियोस्पर्म की क्या है, स्पेसिफिक खुसूसियात है। जाइलम फाइबर्स, अब किसकी बात हो रही है, जाइलम फाइबर्स की बात हो रही है। तो जाइलम फाइबर्स जो होती है, जाइलम फाइबर्स मोटी दीवार वाले खलीए हैं। जाइलम फाइबर्स कैसे हैं, मोटी दीवार वाले खलीए हैं, जिनमें मरकजी लूमन बीच में एक हिस्सा होता है, लूमन तकरीबन नहीं के बराबर होता है, यानी लूमन इनके अंदर मौजूद नहीं होता, बीच का जो हिस्सा है वो इनमें मौजूद नहीं होता या स्पेस मौजूद नहीं होता। इन फाइबर्स में क्या होते हैं, इन फाइबर्स में पर्दे हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, तो इनमें बीच में कोई वॉल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जाइलन पैरन कायमा पतली दीवारों वाले जानदार खलीए हैं, और इनकी दीवारें सेल्यूलोज की बनी होती है और निशास्ता चर्बी की शक्ल में ग़िज़ा को क्या करते हैं, तस्खीर होती है, जमा करते हैं। और इनमें क्या होता है, इनमें टेनिन भी होता है, यानी इनके अंदर क्या होता है, एक और मटेरियल होता है जिसको कहा जाता है टैनिन। क्या कहा जाता है इसको, टैनिन।
तो इसी तरह से हमने अभी तक बात की थी लिग्निन की, अब हम बात कर रहे हैं कि इनके पास एक और मटेरियल होता है, वो होता है टेनिन। ठीक है, पानी की या पानी का शुआई इंतकाल पैरेन्काइमा खलियों की मदद से होता है। शुआई इंतकाल का मतलब क्या है? जब फोटोसिंथेसिस का अमल होगा, पानी जब ऊपर ऊपर जाएगा तो उसको ऊपर ले जाने का काम जो होगा वो शुआई तरकीब यानी लाइट की मौजूदगी में हो रहा है, तो उस काम को अंजाम देने का काम कौन करते हैं? पैरेन्काइमा करते हैं। यहाँ पर किसी को कोई डाउट है? देखिए बच्चों, मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि हमको सिलेबस कवर भी करना है और जो जो गैर जरूरी बहस है उससे बचते हुए आगे निकलना है। ठीक है, इसलिए मैं बहुत सारी जगह पे बहुत ज्यादा बातें ना करते हुए सिर्फ शेयर करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, नाउ नाउ अगर इनके पास साख्तों की अगर बात करें तो इनके अंदर जो सेल का अरेंजमेंट होता है, खलियों का जो अरेंजमेंट होता है वो किस तरह से होता है? तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से हम इनको समझेंगे कि इनके अंदर खलियों का जो अरेंजमेंट होता है या जो सेल का अरेंजमेंट होता है वो किस तरह से होता है। तो अगर हम बात करते हैं प्राइमरी जाइलम की, प्राइमरी जाइलम की अगर हम बात करते हैं तो प्राइमरी जाइलम जो होता है वो दो तरह का होता है। हमें कहा ना कि यहाँ पर जो डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है तो प्राइमरी और सेकेंडरी, जो पहले बन गए फिर वो बाद में आगे चल के परमानेंट बन जाएंगे, तो इस तरह से यहाँ पर बात चल रही है। तो प्राइमरी जो जाइलम होंगी वो कैसी होगी? दो तरह की, एक को कहा जाता है प्रोटोजाइलम और एक को कहा जाता है मेटाजाइलम। प्रोटो मतलब बाहर, अंदर। तो पहले जो ज़हूर में आएगा, पहले ज़हूर में आने वाला यानी पहले जो बनेगा, पहले बनने वाला जो होता है, जो पहले बनने वाला जो प्राइमरी जाइलम है उसको कहा जाता है प्रोटोजाइलम। उसको क्या कहा जाता है? प्रोटोजाइलम। और जो बाद में बनने वाला है उस प्राइमरी जाइलम को हम क्या कहते हैं? मेटाजाइलम। तो जो पहले बनेगा वो प्रोटो, जो बाद में बनेगा वो मेटा। जो तने होते हैं, तनों में प्रोटोजाइलम का जो रुख है वो तने के बीच यानी पिथ या पिच की तरफ, और मेटाजाइलम का जो रुख होता है वो उजू के बाहरी जानिब होता है। अभी देखिए, प्रोटोजाइलम कहां पर है? अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, और मेटाजाइलम कहां पर है? बाहर की तरफ। इस तरह के प्राइमरी जाइलम को क्या कहा जाता है? इंडोरिक, यानी अंदर वाला, इंडोरिक। और जड़ों में जाइलम की जो तरतीब होती है वो उल्टी होती है, यानी प्रोटोजाइलम जो है वो बाहर की जानिब और मेटाजाइलम जो होता है मरकज की जानिब होती है। इस तरतीब को एक्सोरिक, क्या कहा जाता है? तरतीब को एक्सोरिक। तो दो तरह की यहाँ पर तरतीब है, एक है इंडोरिक और एक है एक्सोरिक। ये जैसा हम कहते हैं ना, इंडोर गेम यानी अंदर होने वाले गेम, आउटडोर गेम बाहर होने वाले गेम, तो उसी तरह से यहाँ पर एक्सोरिक और इंडोरिक यहाँ पर क्या बोला गया है? नाम दिया गया है ना। अगर एक्सोरिक कंडीशन की अगर बात करें और इंडोरिक, एक्सॉर्क और इंडॉर्क, एक्सॉर्क और इंडॉर्क की अगर बात करें तो क्या होता है? तो हमने कहा कि जो एक्सॉर्क है यानी रूट में हमको देखने को मिलता है, एक्सॉर्क जो होता है वो हमको कहाँ देखने को मिलता है? तनों में देखने को मिलता है। तो इस तरतीब की यहाँ पर बात हो रही है। नाउ इंडोरिक के हिसाब से क्या है? इंडोरिक के हिसाब से ये है कि एक तरफ है प्रोटोजाइलम, दूसरी तरफ है मेटाजाइलम। एक है प्रोटोजाइलम, दूसरा है मेटाजाइलम। फिर यहां पर देखिए, अगर रूट की अगर बात करते हैं यानी जड़ों की अगर बात करते हैं तो जड़ों में जो जाइलम की तरतीब है वो उल्टी है, जिसको क्या बोला गया? एक्सोरिक। यानी जो प्रोटोप्लाज्म है वो कहां पर होगा? बाहर की जानिब। तो ये देखिए, प्रोटोप्लाज्म कहां पर आ गया? बाहर की जानिब। और जो दूसरा वाला यानी जो मेटाजाइलम है वो कहां पर है? मरकज की तरफ, यानी सेंटर में। ठीक है, दूसरा इसी तरह से मेटाजाइलम यहाँ पर कहा है और यहाँ पर कहा गया? प्रोटोजाइलम। तो प्रोटोजाइलम अंदर की जानिब है और जो मेटाजाइलम है वो बाहर की जानिब है। इसलिए यहाँ पर ये जो तरतीब है, एक को कहा गया एक्सॉर्क और एक को कहा गया इंडॉर्क। तो इंडॉर्क आपको कहाँ देखने को मिलता है? स्टेम में। इंडॉर्क आपको कहाँ देखने को मिलता है? तना में या तने के अंदर। और एक्सॉर्क जो आपको देखने को मिलता है वो कहाँ देखने को मिलता है? जड़ों के अंदर देखने को मिलता है। यहां पर किसी को कोई प्रॉब्लम है? कोई है जिसको बात समझ में नहीं आई यहां पर?
ठीक। नाउ अगर फ्लोएम जो होता है, हमने कहा कि जो फ्लोएम है, तो फ्लोएम क्या करेगा, फ्लोएम ग़िज़ाई मादों को उमूमन क्या करता है, पत्तियों से पौधे के दूसरे हिस्सों में क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। हमारी जो बात चल रही थी जाइलम की चल रही थी, अब हमारी बात जो चल रही है वो फ्लोएम की चल रही है। तो फ्लोएम जो होता है, फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम ये ग़िज़ाई मादों को कहां से, पत्तियों से कहां पर ले जाएगा, पौधों के दूसरे हिस्सों में क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। यानी पौधों के दूसरे हिस्सों का मतलब कौन हो गया, तना हो गया यानी स्टेम हो गया, उसके बाद जड़ हो गई, इसके अलावा बाकी के जो भी हिस्से रहेंगे। फिर एंजियोस्पर्म में जो फ्लोएम है उसमें सीटूब्स, कैम्पेनियन खलिए, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स, और जिम्नोस्पर्म के इसमें क्या होता है, एल्ब्यूमिन्स खलिए और स्यू खलियों पर मुश्तमिल होता है। यानी एंजियोस्पर्म में अगर बात करेंगे तो एंजियोस्पर्म में कौन कौन से खलिए होंगे, एंजियोस्पर्म में एक जो पहला खलिया होता है एंजियोस्पर्म का जो फ्लोएम है उसमें सीट्यूब्स, कौन से होते हैं, सीट्यूब्स या स्यू एलिमेंट। इसी तरह से वहां पर दूसरा कौन होता है, कैम्पेनियन सेल या कैम्पेनियन खलिए। इसी तरह से फ्लोएम के अंदर अगर बात करें तो उसमें क्या होता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा होते हैं। फिर फ्लोएम पैरेन्काइमा के अलावा यहाँ पर क्या होते हैं, फ्लोएम फाइबर्स भी होते हैं। और अगर जिम्नोस्पर्म की अगर बात करें तो जिम्नोस्पर्म की अगर बात करेंगे तो उसमें में एल्ब्यूमिन्स और स्यू खलिए होते हैं। तो यहाँ पर याद रखना है इंपॉर्टेंट जो नाम है वहां पर कौन है, एक है सीट्यूब्स, दूसरा है कंपेनियन, तीसरा है फ्लोएम पैरेन्काइमा, जो एंजियोस्पर्म प्लांट में मौजूद होते हैं। यानी वो प्लांट जो फूल वाले हैं उनके अंदर, और ये क्या करते हैं, ये ग़िज़ा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं। जाइलम के मामले में हमने पढ़ा कि वो पानी और नामियात को जड़ों से ऊपर ले जाते हैं, जबकि ये फ्लोएम क्या कर रहा है, पत्तियों से सारी ग़िज़ा को दूसरे हिस्सों में क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ले जा रहा है ना। जिम्नोस्पर्म की अगर बात करें तो जिम्नोस्पर्म के अंदर क्या होता है, उनमें सीट्यूब्स और कैम्पेनियन खलिए मौजूद नहीं होते हैं। एंजियोस्पर्म के अंदर हमने कहा कि ये सारे होते हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म के अंदर ये मौजूद नहीं होते। फिर सीट्यूब्स की बात करें तो सीट्यूब्स कैसे होते हैं, ये लंबे ट्यूब नुमा और एक के ऊपर दूसरा लंबाई में क्या होता है, अरेंज होता है, लगे होते हैं, जमे होते हैं। तो ये अरेंज है ना, हम जो कहते हैं तरतीब, तो ये अरेंज उन्होंने उर्दू में लिख दिया है, इसका मतलब उनको क्या किया जाता है, तरतीब दिया जाता है। तो आमतौर पे जो सीट्यूब सेल होते हैं वो कैसे होते हैं, वो लंबे होते हैं, ट्यूब की शक्ल के होते हैं, और एक दूसरे के साथ लंबाई में यानी अलाउंग दी लेंथ, अपनी हाइट के हिसाब से एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, तरतीब दिए जाते हैं, चिपके हुए होते हैं। फिर हर सीट्यूब सेल के साथ एक जो होता है वो होता है कंपेनियन खलिया, मुल्हिक होता है, जुड़ा हुआ होता है, उसके पास मौजूद होता है। फिर इनके सिरों पर क्या होता है, छलनी नुमा यानी छन्नी की तरह छलनी नुमा प्लेट होती है, जिनको सीव प्लेट कहा जाता है, जिनको क्या कहा जाता है, सीव प्लेट्स कहा जाता है। एक तखसीस शुदा यानी ऐसा जो मखसूस हो गया, जिसका काम डिसाइड हो गया, वो डिफरेंशिएट हो गया, तो एक तखसीस शुदा सीव उनसर में साइटोप्लाज्म इसकी अंदरूनी दीवारों से चिपका होता है, यानी उसके पास साइटोप्लाज्म होता है। और अगर ये साइटोप्लाज्म इसके पास है, इसका मतलब ये कौन है, जिंदा खलिए। इस बात को याद रखना है, अगर इनके पास साइटोप्लाज्म है इसका मतलब ये कौन है, जिंदा है। तो इन दरमियान में एक बड़ा वैक्यूल होता है, बड़ा स्पेस होता है। ये वैक्यूल क्या होता है, क्या करता है, हम इसको आगे जाके पढ़ेंगे। तो इनके पास जो वैक्यूल होता है, ये वैक्यूल ग़िज़ा को जमा करने का काम करता है। एक लार्ज स्पेस होता है, उसको कहा जाता है वैक्यूल। और इनके पास मरकज़ा यानी न्यूक्लियस इनके पास मौजूद नहीं होता, लिहाजा इनमें होने वाले तमाम अफ़आल का कंट्रोल कैम्पेनियन खलियों के पास होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की ज़रूरत है कि कौन कौन से खलिए हैं, वो क्या काम कर रहे हैं, किस तरह से उनका अरेंजमेंट होता है। तो यहाँ पर याद रखना है सबसे पहले कि हमने कहा कि यहाँ पर सीट्यूब्स होते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा होते हैं, कैम्पेनियन होते हैं। फिर हम ये कह रहे हैं कि ये जो सीट्यूब्स खलिए होते हैं ये कैसे होते हैं, लंबे होते हैं, ट्यूब नुमा होते हैं, और एक दूसरे
दूसरे के साथ ये अरेंज होते हैं, तरतीब दिए होते हैं, और सी ट्यूब के साथ एक कंपेनियन खलिया मौजूद होता है। फिर हमने कहा कि जो सी ट्यूब्स हैं इनके सिरे के ऊपर, इनके आखिरी सिरों के ऊपर, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, इनके पास छन्नी नुमा स्ट्रक्चर है जिसको उन्होंने क्या कहा है, सीव प्लेट्स, या उनको सीव पोर्स भी बोल सकते हैं। फिर एक तखसीर शुदा यानी जिसका डिफरेंशिएशन हो गया, डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया, तो ऐसे के अंदर साइटोप्लाज्म की अंदरूनी जो दीवार होती है वहां पर साइटोप्लाज्म जाके चिपक जाता है। साइटोप्लाज्म वहां चिपकता क्यों है, या साइटोप्लाज्म इस तरह से क्यों होता है? फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करिए कि ये खलिया है, इस खलिए का जो साइटोप्लाज्म है वो यहाँ पर आ गया। अब ये जो बाकी का स्पेस है ये कौन है? तो ये सारा का सारा स्पेस कौन है? वैक्यूल। ये कौन है? वैक्यूल। और यहाँ पर सारा का सारा क्या जमा करके रखा हुआ उसने? ग़िज़ा जमा करके हुआ है, न्यूट्रिएंट जमा करके रखा हुआ होता है। अब ये जो सी ट्यूब है इसके पास तो न्यूक्लियस नहीं है। अब अगर इसके पास न्यूक्लियस नहीं है तो इसके सारे काम कौन करेगा? यानी इसके डीएनए अगर इसके पास नहीं है तो ये काम कौन करेगा? तो इस काम की मदद कौन करेगा? इस सारे काम को कंट्रोल करना है, रेगुलेट करना है, उनको चलाने का काम कौन करता है? कंपेनियन खलिए। कौन से खलिए करते हैं? कंपेनियन खलिए। ठीक है ना? यहां पर किसी को कोई डाउट है बच्चों? ठीक है, नमाज के लिए बेटा इतना हो जाए, फिर हम नमाज के लिए निकल जाएंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा खत्म हो जाएगा, फिर इंशाल्लाह हम कल बात करेंगे। तो लास्ट 5 मिनट है हमारे पास, नमाज 9 बजे की हम अदा करेंगे ना। इनके पास क्या होते हैं? हमने कहा कि कंपेनियन खलिए होते हैं, और वो कंपेनियन खलिए क्या करेंगे? जो भी काम करना है उसको अंजाम कंपेनियन खलिए देंगे ना। जो कंपेनियन खलिए होते हैं, कंपेनियन खलिए जो होते हैं, ये कंपेनियन खलिए पैरेन्काइमा होते हैं। बात समझ में आ रही है? हमने पढ़ा सिंपल, अब सिंपल के बाद हम क्या पढ़ रहे हैं? परमानेंट, सॉरी, सिंपल के बाद हम क्या पढ़ रहे हैं? कॉम्प्लेक्स। सिंपल हमने पढ़ा, फिर हम क्या पढ़ रहे हैं? कॉम्प्लेक्स। फिर इस कॉम्प्लेक्स के अंदर भी हम ये कह रहे हैं कि जो कॉम्प्लेक्स है इसमें 2 टाइप है, एक है फ्लोएम और एक है जाइलम। फ्लोएम में भी हमने कहा कि डिफरेंट टाइप के सेल है, उसमें से एक खलिए की हम बात कर रहे हैं कंपेनियन। अब इस कंपेनियन की अगर बात करते हैं तो हम ये कह रहे हैं कि जो कंपेनियन है, ये कंपेनियन हमको किस तरह दिखाई देता है? जैसे कि पैरेन्काइमा होते हैं। ठीक है, और एक खास काम के लिए क्या होते हैं? मुख्तस होते हैं, या इनको एक स्पेसिफिक काम दिया हुआ है, मखसूस काम दिया हुआ है, स्पेशल काम इनको दिया हुआ है, या इनको स्पेशलाइज काम के लिए छोड़ दिया गया है। और सी ट्यूब्स अनासिर, इनका बहुत करीबी ताल्लुक होता है। जैसा अभी हमने पढ़ा कि जो सी ट्यूब्स होती है, उन सी ट्यूब्स के पास कुछ भी नहीं है, तो उनके पास डीएनए नहीं है, उनके पास न्यूक्लियस नहीं है, तो उनकी मदद कौन कर रहा है? कंपेनियन। इस तरह वो एक दूसरे के क्या होते हैं? करीबी ताल्लुक होते हैं। सी ट्यूब जो अनासिर होते हैं या जो सेल होते हैं, वो कंपेनियन खलिए सी ट्यूब में प्रेशर ग्रेडियंट को बरकरार रखते हैं। किसको बरकरार रखते हैं? प्रेशर ग्रेडियंट को। प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब ये होता है कि जो न्यूट्रिएंट मटेरियल है, उस न्यूट्रिएंट मटेरियल की क्वांटिटी को वो मेंटेन करके रखेंगे, ताकि जो फ्लो है वो मेंटेन रहे। लो अमाउंट से हाई अमाउंट, हाई अमाउंट से लो अमाउंट की तरफ ये जो मूवमेंट होता रहता है, इसको मेंटेन करने के लिए उनकी वो क्या करते हैं? मदद करते हैं। तो सी ट्यूब अनासिर कंपेनियन खलिए सी ट्यूब में प्रेशर ग्रेडियंट को क्या करते हैं? बरकरार रखने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। इस बात को याद रखिए, क्या है ये? प्रेशर ग्रेडियंट। इसको हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं, इसको हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं। ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट को क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं। जो फ्लोएम पैरेन्काइमा होते हैं वो लंबे सिलेंड्रिकल खलिए, जिनमें गाढ़ा साइटोप्लाज्म और मरकज़ा भी मौजूद होता है। खलियों की जो दीवार होती है वो सेल्यूलोज से बनी होती है, और 2 खलियों के दरमियान इनमें मौजूद दागों यानी होल के जरिए प्लाज्मोडेस्मेटल धागों से मदद से बाहमी ताल्लुक मौजूद होता है। यानी ये जो खलिए होते हैं, इन खलियों के अंदर क्या होता है? प्लाज्मोडेस्मेटा। इस प्लाज्मोडेस्मेटा की वजह से ये एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? कम्युनिकेशन करते हैं, बाहमी ताल्लुक मेंटेन करते हैं। फिर जो कंपेनियन खलिए है वो सी ट्यूब में प्रेशर ग्रेडियंट को बरकरार रखने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। अब देखिए,
ऊपर हमने पढ़ा कि CO2 बनाते रहे, कंपेनियन खलिए CO2 में प्रेशर ग्रेडियंट बरकरार रख रहे हैं। इसी तरह से कंपेनियन खलिए CO2 में प्रेशर ग्रेडियंट को क्या कर रहे हैं, बरकरार रखने में क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। फिर फ्लोएम जो है, फ्लोएम पैरेन्काइमा खलियों, ग़िज़ा और दीगर अशिया मसलन लैक्टीज जो होता है ना, लेटेक्स, किसकी बात हो रही है, लेटेक्स एक तरह का मादा होता है लेटेक्स। इसी तरह से रेजिन, ये भी एक मादा होता है लेटेक्स, रेजिन और म्यूसिलेज की तस्खीर करते हैं। तब ये लेटेक्स क्या है, रेजिन क्या है, म्यूसिलेज क्या है, इसको भी हम आगे देखने वाले, पूरा सबक है, इस पे हम बात करेंगे। अक्सर यकबर्गी पौधों में जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा वहां पर मौजूद नहीं होता है। फिर अब बात चल रही है फ्लोएम फाइबर्स या बास्ट फाइबर्स की बात चले। फ्लोएम फाइबर्स या उनको क्या कहते हैं, बास्ट फाइबर्स या बूस्ट फाइबर्स, स्क्लेरेन्काइमा के बने होते हैं। अभी किसके बने हुए हैं, स्क्लेरेन्काइमा। पहले वालों की अगर बात करें कंपेनियन खलिए, कंपेनियन खलिए किससे बने हुए थे, पैरेन्काइमा। इसी तरह से फ्लोएम फाइबर्स की बात करें तो किससे बने हुए हैं, स्क्लेरेन्काइमा के बने होते हैं। ये उमूमन प्राइमरी फ्लोएम में गायब, प्राइमरी फ्लोएम में मौजूद नहीं होते, सानवी फ्लोएम में क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, यानी आगे नहीं होंगे, पीछे वाले हिस्से में होंगे। ये लंबे, गैर शाखी और इनके सिरे कैसे होते हैं, बेजान होते हैं, क्योंकि इनमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा। फिर जोट, फ्लैक्स और हेम्प के फ्लोएम फाइबर्स की माशी अहमियत है, यानी इनको मार्केट में यूज किया जाता है, इकोनॉमिकल इनका क्या है, फायदा है। पहले वजूद में आने वाले प्राइमरी फ्लोएम में टंग ट्यूब्स होती है, लिहाजा इनको प्रोटोफ्लोएम, इनको क्या कहा जाता है, प्रोटोफ्लोएम। और बाद में बनने वाली जो प्राइमरी फ्लोएम है उसको सी ट्यूबर्स होती है और उन्हें मेटाफ्लोएम कहते हैं। तो हमने इससे पहले ही मेटाफ्लोएम और प्रोटोफ्लोएम की बात किए थे, जिसकी अरेंजमेंट की वजह से वहां पर दो तरह के नाम पड़े थे, एक इंडार्क और एक एक्सार्क। ये दो नाम हमने पढ़े थे। स्टेम के अंदर जो अरेंजमेंट है और रूट के अंदर जो अरेंजमेंट होते हैं उसके अंदर हमने दो नाम वहां पर पहले ही पढ़ चुके। तो उम्मीद है बच्चों कि आप लोगों को ये जो पॉइंट्स हैं ये समझ में आया होगा। थोड़ी सी आज हमारी स्पीड ज्यादा है, लेकिन वो इसलिए है ताकि हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी सबक को कंप्लीट करें। नाउ कल हम बात करेंगे जो बाफ्त होती है, तो बाफ्तों के निज़ाम की हम बात करेंगे और बाफ्तों के निज़ाम को हम जल्द से जल्द समझेंगे और फटाफट और आगे के पॉइंट्स को हम समझेंगे। नाउ कल का जो टाइम है वो कल का टाइम इंशाअल्लाह फजर के बाद रहेगा। फजर के बाद मतलब हमारा बहुत पॉसिबल है कि 5:30 या 5:40 को हमारा लेक्चर रहेगा। 5:30 या 5:40, यानी 5:30 से 6:30 या 6:45 तक हमारा लेक्चर जाएगा कल इंशाअल्लाह। ठीक है, यहाँ पर किसी को कोई डाउट है तो कल हमारा एक लेक्चर जो रहेगा वो सुबह में होगा और एक लेक्चर वो दोपहर में होगा, ताकि जो दिन हमारे पीछे छूट गए, जहां पर हमको कुछ नुकसान हुआ, हम उसकी भरपाई कर ले। ठीक है, चलिए दुआ में याद रखिए, इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।